राधिका जी कांपते हाथों से रसोई घर में बर्तन धो रही थी कि तभी उनकी बहू पूजा रसोई में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग की सस्ती साड़ी थी। उसने वो राधिका जी के मुंह पर मारते हुए कहा, बुढ़िया, कब तक इन बर्तनों को धोती रहोगी? अरे इन बर्तन को छोड़ो, आज शाम को घर में बहुत बड़ी पार्टी है। शहर के बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं। तुझे उन सबके सामने फटे पुराने चीथड़े पहनकर आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए ये पहन ले। ये वेटर की ड्रेस है। आज रात तुझे मेहमानों को जूस और खाना सर्व करना है। बहू के मुंह से ये सुनकर राधिका जी सन्न रह गई। उनकी आंखों में पानी भर आया। बहू, मैं मेहमानों के सामने वेटर बनूंगी। मैं तेरी सास हूँ, अमित की माँ हूँ और एक रिटायर्ड टीचर हूँ। लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर पूजा जोर से हंसी। टीचर? अरे वो टीचर मर गई उसी दिन जिस दिन तूने अपनी 40 लाख की पेंशन मेरे पति के नाम की थी। अब तेरी औकात सिर्फ इस घर की नौकरानी है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को मैंने पहले बोल दिया है कि तू एक बेचारी लावारिस बुढ़िया है जिसे हमने तरस खाकर नौकरी पर रखा है। नहीं बहू, मुझसे ये नहीं होगा। मैं एक कोने में छिपकर बैठ जाऊंगी, लेकिन वेटर नहीं बनूंगी। मेरे कई पुराने छात्र हैं, अब बड़े अफसर बन गए हैं। अगर किसी ने पहचान लिया तो ये सुनकर पूजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो आगे बढ़ी, राधिका जी के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। पहचान लिया तो कह देना कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। और सुन, अगर ये ड्रेस नहीं पहनी और शाम को ट्रे लेकर बाहर नहीं आई तो कल से तुझे इस घर का बासी खाना भी नहीं मिलेगा। फिर जाकर सड़क पर भीख मांगना। अब तू खुद सोच ले, तुझे भीख मांगना है या इस घर में रहना है। तभी किचन के दरवाजे पर अमित आकर खड़ा हो गया। ये देखकर राधिका जी की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो उन्हें बचा लेगा। राधिका जी रोते हुए बोली, बेटा देखना, तेरी बहू मुझे नौकरानी के कपड़े पहनाकर मेहमानों के सामने वेटर बनाना चाहती है। तू तो मना कर इसे, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। तभी अमित ने ठंडी आह भरी और बोला, माँ प्लीज, आज मेरा बहुत बड़ा दिन है। मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। पूजा सही कह रही है, तुम वैसे भी घर में फ्री बैठी रहती हो। अगर मेहमानों को पानी पिला दोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। राधिका जी को लगा जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ को वेटर बनाएगा। तभी अमित ने गुस्से में कहा, शर्म? अरे शर्म तो मुझे आती है तुम्हें दुनिया से ये बताते हुए कि तुम मेरी माँ हो। देखो अपनी हालत, गंवार लगती हो एकदम। इसलिए चुपचाप ये ड्रेस पहन लो। और खबरदार, जो किसी को बताया कि तुम मेरी माँ हो, तुम सिर्फ एक काम वाली हो, समझी? कहते हुए अमित ने वो सफ़ेद साड़ी उठाई और राधिका जी के मुंह पर फेंकते हुए बोला, तैयार होकर हॉल में आ जाना। एक भी गलती हुई तो बुढ़ापे में घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। इतना कहकर दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। किचन में सिर्फ सन्नाटा था। राधिका जी, जिन्होंने हजारों बच्चों का भविष्य बनाया था, आज अपने ही बेटे द्वारा दिए गए उस सफ़ेद कफन को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। उनकी अंतरात्मा चीख रही थी, ईश्वर किसी दुश्मन को भी ऐसी औलाद ना दे। इससे अच्छा तो मैं बांझ रहती। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें अपने वो दिन याद आने लगे। 6 महीने पहले कि वो शाम राधिका जी को याद आया। शाम के 4 बज रहे थे। वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे गर्व का दिन था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। राधिका जी उस दिन बहुत खुश थी। 30 साल तक सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद
आज वो रिटायर्ड हुई थी। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उनकी ज़िंदगी भर की कमाई और पीएफ के 40 लाख रुपए का चेक था। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर सुकून था। आते ही उन्होंने कहा, देखो बेटा, आज मुझे मेरी ज़िंदगी भर की तपस्या का फल मिल गया है। माँ, आप तो महान हो। आपको पता नहीं आपने क्या किया है। अब मेरा सपना पूरा होगा। मैं अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। देखना माँ, आपको रानी बनाकर रखूंगा। इस छोटे से घर से निकलकर महल जैसे बंगले में ले जाऊंगा। बहू भी पीछे नहीं थी। वो भी दौड़कर आई और बोली, हाँ माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? अब तो आपके आराम करने की उम्र है। घर का सारा काम मैं देखूंगी। आपकी सेवा हम करेंगे। बस आप ये चेक अमित को दे दीजिए ताकि बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। राधिका जी, जो एक शिक्षिका थी और दुनिया को ज्ञान देती थी, आज ममता के मोह में अपने ही घर में अज्ञानी बन गई। उन्हें बेटे की बातों में प्यार दिखा और बहू की बातों में सेवा, इसलिए खुश होकर बोली, लो बेटा, ये सब तेरा ही तो है, मेरा क्या है? मैं पैसों का क्या करूँगी? मुझे तो बस बुढ़ापे में प्यार चाहिए। तुम दोनों खुश रहो, बस यही मेरी दौलत है। उन्होंने अपने कांपते हाथों से वो 40 लाख का चेक अपने बेटे को सौंप दिया। उस वक्त उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने चेक नहीं, अपनी आज़ादी सौंप दी है। चेक हाथ में आने के महज 1 हफ्ते बाद घर का नज़ारा बदल गया। अमित ने उन पैसों से शहर के पोश इलाके में एक बड़ा और आलीशान बंगला खरीदा। जिस दिन वे नए घर में शिफ्ट हुए, उस दिन राधिका जी बहुत खुश थी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने जा ही रही थी, तभी बहू ने उन्हें रोक लिया। अरे माँ जी, कहाँ बैठ रही हैं? आपके कपड़े गंदे हैं, नया सोफ़ा खराब हो जाएगा। आप अंदर वाले छोटे कमरे में बैठिए। राधिका जी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, लेकिन बहू, मैं तो अभी नहाकर आई हूँ। तो पूजा बेरुखी से बोली, माँ जी, बहस मत कीजिए। जितना बोला गया है उतना काम कीजिए। और हाँ, आज से इस घर में खाना आप बनाएंगे। मैं इस बड़े घर की मालकिन हूँ। मुझे किटी पार्टी में जाना होता है। मेरे पास चूल्हा चौका करने का समय नहीं है। ये सुनकर राधिका जी ने बेटे की तरफ देखा। बेटा, तूने तो कहा था मुझे रानी बनाकर रखेगा। अमित, जो अपने नए लैपटॉप में व्यस्त था, वो झल्लाकर बोला, महारानी का मतलब ये नहीं कि पलंग तोड़ो, शरीर चलता रहेगा तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। पूजा जो कह रही है चुपचाप वो करो। मुझे बिजनेस पर फोकस करने दो। घर की चिक चिक से मत घसीटो। वो रानी बनाने का वादा महज कुछ दिनों में नौकरानी की हकीकत में बदल गया। धीरे धीरे उनसे डाइनिंग टेबल पर खाना छीन लिया गया। उन्हें मेहमानों के सामने आने से मना कर दिया गया और आज नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें वेटर बनने पर मजबूर किया जा रहा था। राधिका जी किचन में बैठी गहरी सांस ली। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि पछतावा बह रहा था। उन्होंने खुद से कहा, काश मैंने वो पैसे अपने पास रखे होते तो आज मेरा बेटा मेरा सगा होता। तभी बाहर से बहू की चीख सुनाई दी, ए बुढ़िया, तैयार हुई कि नहीं? मेहमान आने वाले हैं। राधिका जी ने कांपते हाथों से वो सफ़ेद साड़ी उठाई और उसे पहननी शुरू कर दी। मन में एक ही दुआ थी कि हे भगवान, आज मेरी इज्जत रख लेना। मेरा कोई पुराना छात्र मुझे इस हाल में ना देख ले। वो सोच ही रही थी कि तभी उन्हें चक्कर आने लगे। सर पर हाथ रखकर वो किचन से बाहर आई तो बहू अपनी सहेलियों के साथ सोफे पर बैठकर हंस हंसकर बातें कर रही थी। तभी पूजा की सहेलियों ने कहा, उफ पूजा, ये कौन है? बदबू आ रही है इससे। क्या ये तुम्हारी नई नौकरानी है? तो पूजा ने घृणा से राधिका जी को देखा और हंसते हुए बोली, अरे नहीं यार, नौकरानी होती
तो कम से कम साफ तो रहती। ये तो मेरे पति की पुरानी जिम्मेदारी है जिसे हम ढो रहे हैं। ये सुनकर सारी सहेलियां हंसने लगी। राधिका जी का दिल छलनी हो गया, पर बीमारी ने उन्हें लाचार कर रखा था। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, बहू, कल रात से बहुत तेज बुखार है, शरीर टूट रहा है। आज बर्तन धोने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। क्या आज के लिए कोई काम वाली बाई बुला लोगी? ये सुनते ही पूजा के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने हाथ से चाय का कप जोर से जमीन पर दे मारा। चाय छलक कर राधिका जी के पैरों पर गिर गई। ये देख पूजा की सभी सहेलियां हैरान हो गई। वही पूजा चिल्लाते हुए बोली, काम वाली बाई, अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नौकरानी रखने की औकात है तुम्हारी? जेब में फूटी कोड़ी नहीं है और हुकुम देखो महारानी के। कहते हुए वो वहाँ से उठी और राधिका जी के पास जाकर उंगली नचाते हुए बोली, वो 40 लाख देकर क्या एहसान जता रही हो? वो तो अमित का हक था, कुछ भीख नहीं दी थी आपने। पैसे दिए थे तो क्या जिंदगी भर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? इस घर का नियम सुन, काम नहीं तो खाना नहीं। बेटी, मैं तेरी सास हूँ, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना था। आज मेरी तबीयत खराब है। तभी पूजा बीच में ही बोली, ओ प्लीज़ ये बेटी बेटी वाला ड्रामा बंद करो। सास थी जब तक तुम्हारे पास पैसे थे, अब तुम इस घर की बिना पगार वाली नौकरानी हो। और नौकरानी बीमार नहीं पड़ती, काम करती है। जाओ किचन में, बर्तनों का ढेर पड़ा है। और सुन लो, जब तक सारे बर्तन नहीं धोओगी एक दाना भी नाश्ता नहीं मिलेगा, भले ही चक्कर खाकर गिर जाओ। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। अमित सूट बूट पहनकर तैयार होकर नीचे आ रहा था। तो राधिका जी ने कहा, बेटा देखना तेरी पत्नी क्या कर रही है। मुझे बुखार है और ये कह रही है कि बर्तन धो वरना खाना नहीं मिलेगा। तू तो समझा इसे, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। अमित ने एक बार भी अपनी माँ को नहीं देखा और बोला, माँ सुबह सुबह रोना धोना शुरू मत करो। पूजा सही कह रही है, मेरे पास अभी नौकरानी के नखरे उठाने के लिए पैसे नहीं हैं। सारा पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया है। और वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि बुढ़ापे में शरीर चलता रहे तो ठीक रहता है। घर में बैठे बैठे तुम्हारा शरीर जाम हो जाएगा। थोड़ा हाथ पैर चलाओगी तो सेहत बनी रहेगी। ये सुनकर राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तो अपनी बीमार माँ से ये कह रहा है? राधिका जी बोली रही थी कि अमित गुस्से से बोला, अब इमोशनल ड्रामा बंद करो माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पूजा, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो सच में खाना मत देना, बहुत आलस चढ़ गया है इन्हें। कहते हुए अमित बिना उनका हाल पूछे वहाँ से निकल गया। तभी पूजा ने अपनी सहेलियों की तरफ देखा और ताली बजाकर हंसी। देख लिया ना बुढ़िया, तेरे बेटे को भी तेरी परवाह नहीं है। चल अब दफा हो किचन में। राधिका जी, जिन्होंने हजारों बच्चों को माता पिता भगवान हैं इनका पाठ पढ़ाया था, आज खुद अपनी ही कोख से जन्मी औलाद के घर में अपमान के घूंट पीकर रह गई। बुखार से रोती बिलखती उन जूठे बर्तनों को साफ करने के लिए किचन में दाखिल हुई। पीछे ड्राइंग रूम में अभी भी पूजा और उसकी सहेलियां ठहाके लगाकर हंस रही थी, जो उनके दिल पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। राधिका जी कांपते हाथों से उन बर्तनों को ऐसे रगड़ रही थी मानो उन बर्तनों को नहीं बल्कि अपनी किस्मत की कालिक को साफ करने की कोशिश कर रही हो। तभी बाहर से पूजा की आवाज़ आई, ए बुढ़िया, हाथ चला, जुबान नहीं। आवाज़ यहाँ तक आ रही है रोने की। राधिका जी ने डर कर अपने मुंह पर पल्लू रख लिया। उन्होंने अपनी चीख को गले में ही दबा लिया। शाम के 8 बजे तक घर को दुल्हन की तरह सजा दिया। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हाथों में ड्रिंक लिए खड़े थे। वहाँ हॉल के एक कोने में
अपनी किस्मत की मारी राधिका जी खड़ी थी। उन्होंने वही सफ़ेद साड़ी और एप्रन नौकरानी की ड्रेस पहन रखी थी। बुखार से तपते शरीर के साथ उन्होंने अपने कांपते हाथों से जूस और स्नैक्स की भारी ट्रे पकड़ रखी थी। उन्हें सख्त हिदायत थी कि वो किसी से नज़र ना मिलाए। पूजा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। उसने देखा कि राधिका जी कोने में खड़ी है तो वो उनके पास गई और कोहनी मारते हुए बोली, यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़ी है? मूर्ति है क्या? देख नहीं रही मेहमानों के गिलास खाली हैं? जा सर्व कर। और याद रखना, चेहरे पर वो रोता हुआ एक्सप्रेशन मत लाना, वरना यही बाल नोच लूँगी। राधिका जी ने अपनी सूखी आंखों से बहू को देखा और लंगड़ाते हुए मेहमानों की भीड़ में घुस गई। वो मेहमानों को जूस दे रही थी। तभी पूजा के एक अमीर दोस्त ने राधिका जी को गौर से देखा और बोली, अरे पूजा, ये बुजुर्ग महिला, उनकी शक्ल तो तुम्हारे पति से काफ़ी मिलती है, कहीं तुम्हारी? पूजा का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत बात काटी और ज़ोर से हंसी। ओ गॉड, क्या मजाक कर रही हो? ये और मेरी सास है। अरे नहीं यार, मेरी सास तो गांव में रहती है, बहुत रईस है। ये तो हमारी पुरानी काम वाली है, बेचारी का कोई नहीं है, लावारिस है। बुढ़ापे में इसे कोई काम नहीं देता था तो अमित को तरस आ गया। हमने इसे रहने के लिए जगह दे दी, बदले में छोटा मोटा काम कर देती है। क्या करें, दिल बहुत बड़ा है हमारा। पास खड़े अमित ने भी ये सुना तो उसने भी झूठ में हाँ मिला दी। हाँ, बस इंसानियत के नाते रख लिया है। राधिका जी के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। लावारिस काम वाली, तरस खाकर रखा है। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, वो उन्हें लावारिस कह रहा था। उनका दिल रो पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ मल्होत्रा को जूस देने बढ़ी थी कि अचानक उन्हें चक्कर आया। उनका पैर कालीन के किनारे में फंसा और हाथों से ट्रे छूट गई। जूस के 2 भरे हुए गिलास सीधे सेठ मल्होत्रा के महंगे सूट पर गिरे। लाल रंग का जूस उनकी सफ़ेद शर्ट पर फैल गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। पार्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। सबकी नज़रें वहाँ टिक गईं। सेठ मल्होत्रा ने अपने गीले कपड़े पोंछे और गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, वाट द हेल, अंधी हो क्या बुढ़िया? दिखाई नहीं देता? मेरा 20,000 रुपये का कपड़ा खराब कर दिया। फिर अमित की तरफ मुड़कर बोला, अमित, ये कैसी अनपढ़ और गंवार नौकरानी पाल रखी है तुमने? इसे तमीज़ नहीं है मेहमानों में पेश आने की। राधिका जी डर के मारे कांपते हुए वहीं जमीन पर बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लगी और रोते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए साहब, चक्कर आ गया था, गलती हो गई। अमित ने देखा कि उसका सबसे बड़ा क्लाइंट नाराज हो गया है। उसे अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती देखी। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने मेहमानों की परवाह ना करते हुए राधिका जी का हाथ जोर से पकड़ा और दहाड़कर बोला, कामचोर, एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई सेठ जी के कपड़े खराब करने की? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए अमित ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से आकर किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अमित ने गुस्से में मुड़कर देखा तो सामने डीएम रणवीर खड़े थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाए। अमित का गुस्सा एक पल में डर में बदल गया। उसका हलक सूख गया। वो हकलाते हुए बोला, सर, आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। ये हमारे घर का पर्सनल मामला है, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये बुढ़िया बहुत कामचोर है और बदतमीज है। इसने मेरे वीआईपी गेस्ट का सूट खराब कर दिया। इसे सबक सिखाना जरूरी था। अमित की बात सुनकर डीएम रणवीर का सब्र टूट गया। उन्होंने अमित का हाथ छोड़ा नहीं,
बल्कि उसकी कलाई को मरोड़ते हुए कहा, नौकरानी, अपनी गंदी जुबान पर लगाम दो मिस्टर अमित। जिसे तुम पैर की जुत्ती समझ रहे हो ना, वो इस शहर की कलेक्टर तो नहीं, लेकिन कलेक्टर बनाने वाली शख्सियत है। डीएम रणवीर ने अमित की तरफ से मुंह फेरा और राधिका जी की तरफ देखा। राधिका जी ने डरकर अपना चेहरा पल्लू से ढक लिया था। रणवीर धीरे धीरे उनके करीब गया और कांपते हाथों से राधिका जी के पैर छूते हुए कहा, नमस्ते मैडम, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका रणवीर, आपका छात्र। राधिका जी ने पल्लू हटाया। उन्होंने अपने पुराने चश्मे से रणवीर को देखा। यादों की धूल हटी। रणवीर, तू तो पढ़ने में बहुत होशियार था। आज तुम। हाँ मैडम, आज मैं इस शहर का डीएम कलेक्टर हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे इंसान बनाया। कहते हुए वो पूरी महफिल की तरफ मुड़ा। उसके आवाज़ में सरकारी आदेश जैसी शक्ति थी। मिस्टर अमित और मिसेज पूजा, जिस माँ ने अपनी पेंशन देकर तुम्हें यह महल जैसा घर बनाकर दिया, आज उसे तुम दोनों ने नौकरानी बना दिया। अमित हकलाने लगा। सर, आप गलत समझ रहे हैं। माँ जी को भूलने की बीमारी है। डीएम रणवीर दहाड़ते हुए बोले, चुप, एक शब्द और नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूँ? मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ कि कैसे मेरी गुरु माँ कांपते हुए मेहमानों को जूस पिला रही है और तुम उन पर हाथ उठा रहे हो। उन्होंने सेठ मल्होत्रा, जिनके कपड़े खराब हुए थे, उनकी तरफ देखा और बोले, आप सेठ जी 20,000 के सूट के लिए एक बुजुर्ग माँ को गालियाँ दे रहे थे। याद रखिए, अगर राधिका मैडम जैसी शिक्षकों ने हमें कलम पकड़ना नहीं सिखाया होता तो आज आप सूट पहनने लायक नहीं होते। सेठ मल्होत्रा शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने तुरंत सर झुका लिया। माफ़ कीजिए सर, मुझे पता नहीं था। अमित को अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ती दिख रही थी। वो दौड़कर रणवीर के पास आया और हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं बल्कि गिड़गिड़ाहट थी। सर प्लीज़ माफ़ कर दो, ये घर का मामला है, इसे घर की 4 दीवारी में ही रहने दो। मैं अब माँ से शिकायत नहीं करूँगा। डीएम रणवीर ने एक तीखी नज़र अमित पर डाली और गुस्से से पैर झटक दिया तो अमित ज़मीन पर जा गिरा। उन्होंने जेब से अपना फ़ोन निकाला और सख्त लहजे में कहा, माँ तुम्हारी थी अमित, लेकिन तुमने उस रिश्ते का सौदा कर दिया। जिस माँ को तुम दुनिया से छुपा रहे थे, आज वही माँ तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। और रही बात माफ़ी की, तो बेटा गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं। कहते हुए डीएम रणवीर ने फ़ोन कान पर लगाया। हेलो, इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं डीएम बोल रहा हूँ। तुरंत अभी अमित इंटरप्राइजेज पर रेड डालिए। मुझे पुख्ता खबर है कि इस बिजनेस की नींव फ्रॉड और बुजुर्गों के पैसों के गबन पर रखी गई है। एक एक फाइल चेक होनी चाहिए। सील कर दीजिए सब कुछ, अभी के अभी। फ़ोन कटते ही अमित और पूजा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अमित गिड़गिड़ाते हुए, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। डीएम रणवीर ने अमित की आंखों में आंखें डालकर कहा, सड़क पर तो तुम उस दिन ही आ गए थे जिस दिन तुमने जिस 40 लाख के घमंड में माँ को ठुकराया था। आज उसी पैसे की पाई पाई का हिसाब होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आने वाले हैं। कहते हुए उन्होंने राधिका जी का हाथ थाम लिया। चलिए माँ जी, यहाँ दम घुट रहा है। यहाँ इंसान नहीं व्यापारी रहते हैं। मेरे सरकारी बंगले में बहुत जगह है। मेरी अपनी माँ तो बचपन में गुजर गई थी। आज भगवान ने मुझे मेरी गुरु माँ वापस दे दी। अब आपकी सेवा एक नौकर नहीं, आपका ये शिष्य बेटा करेगा। चलिए। राधिका जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रणवीर के साथ चलने लगी। तभी अमित और पूजा गिड़गिड़ाते हुए राधिका जी के पैरों में गिर पड़े। माँ मत जाओ, हमें पुलिस से बचा लो।
रणवीर सर को बोलो ना, रेड रोक दे, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। पूजा भी, माँ जी गलती हो गई, मुझे जेल नहीं जाना, आप जो कहेंगी मैं करूँगी। राधिका जी की आंखों में अब ममता की कमजोरी नहीं बल्कि एक शिक्षक की शक्ति थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटा याद है जब मैं बुखार में तड़प रही थी तब तुमने क्या कहा था, नो वर्क नो फूड, काम नहीं तो खाना नहीं। कहते हुए राधिका जी ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, एक माँ शायद अपने बेटे को माफ़ कर देती, लेकिन आज तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी गुरु खड़ी है, और एक गुरु अपने शिष्य को गलत रास्ते पर जाने की सज़ा ज़रूर देती है। तो आज मेरा भी फैसला सुन लो, ना दया ना माफ़ी, ये तुम्हारे कर्म है और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। राधिका जी ने गर्व से अपना सिर उठाया, अपने पल्लू को ठीक किया और मुड़कर अपने असली शिष्य डीएम रणवीर के साथ मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे हॉल में अमित और पूजा सर पकड़कर जमीन पर बैठे रो रहे थे। तभी बाहर से पुलिस की और इनकम टैक्स की गाड़ियों की सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पार्टी खत्म हो चुकी थी, उनका नाटक खत्म हो चुका था और दरवाजे पर खड़ी राधिका जी ने बाहर की खुली हवा में एक लंबी सांस ली, आज़ादी की सांस। वही अमित और पूजा को अरेस्ट कर लिया गया। अब उनके कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब मिल सकता है, लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो वो सब एक पल में मिट्टी में मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।